Yes, so let's proceed with the new concept, that is a friction. और चलिए, तो एक वॉलेंटियर चाहिए जो पॉइंट टू पॉइंट रीड करेगा और मैं पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करता जाऊंगा। है कोई वॉलेंटियर? सर मैं पढ़ूं? हाँ जी, श्योर, व्हाई नॉट। Yes, sir. The phenomenon of opposition to relative motion between two surfaces in contact with each other is called friction. हाँ जी, तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का अपोजिशन, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का अपोजिशन। अब दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट भी मोशन करेगा कि दोनों मोशन करेंगे तो भी फ्रिक्शन तो रहेगा ही, बराबर। यानी फ्रिक्शन होता है अपोजिशन टू रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब दो में से कोई एक भी मोशन करेगा तो भी फ्रिक्शन रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट। The force opposing the relative motion is called frictional force. कोई मोशन है रिलेटिव मोशन, यानी दोनों मोशन में है कि दोनों में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, लेकिन मोशन में होना चाहिए। मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा, उस मोशन को अपोज करने वाला जो फोर्स होगा, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट। The origin of friction is due to the roughness of the surfaces at the microscopic level. हाँ, तो मान लीजिए आपके अभी जो भी आप रूम में बैठे हो, उसका जो फ्लोर है, उसके जो टाइल्स होगा, मार्बल टाइल्स जो भी होगा, वो क्या होगा? स्मूथ होगा कि रफ? Rough. बोलो यार। आपका अभी जो फ्लोर है, चलो फ्लोर को भी जाने दो, चलो छोड़ो, जाने दो। टीवी होता है ना, टीवी। अब टीवी का स्क्रीन जो होगा वो स्मूथ के रफ? स्मूथ होगा। स्मूथ टीवी का स्क्रीन बराबर स्मूथ के रफ? तो काफी लोग ने आंसर दिया मुझे स्मूथ। तो डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इज रफ। हाँ, स्मूथ आपको फर्स्ट ग्लांस में स्मूथ दिखेगा, लेकिन जब आप उसका छोटा सा एक पीस, मान लीजिए टीवी टूट गया, उसका छोटा सा जो ग्लास पीस था, उसको आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब आप देखोगे ना, तो उसमें भी रफनेस होता है। यानी परफेक्टली स्मूथ सरफेस सपोज करना वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो जाएगा। स्मूथ सरफेस में भी थोड़ा सा तो फ्रिक्शन होगा ही होगा। ये 3 पॉइंट सब लोगों को समझ में आ गए? प्लीज कंफर्म। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर दैट्स ग्रेट। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, देवम भाई। There are three types of frictional force. First, static frictional force. Second, kinetic dynamic sliding frictional force. Third, rolling frictional force. Here, Fs max is greater than रुको Fa. रुको रुको। तो 3 टाइप के फ्रिक्शंस होते हैं। मैं रिवर्स में जाता हूँ। रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स, कोई इसका एग्जांपल दे सकता है? Ball. और Tire. और स्केटिंग। स्केटिंग कैसे आया? सर स्केटिंग में भी वो 6 व्हील्स होते हैं। स्केट बोर्ड बोल रहा है तू? नो सर, स्केटिंग वो पैर में से वो जूते नहीं पहनते जिसके अंदर
3 या अच्छा 4 हाँ हो हाँ सकते हाँ, हैं। स्केटिंग, ओके 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 ओके, स्केट बोर्ड भी चलेगा ना तो फिर नक्षत्र भाई? यस सर, चलेगा। ओके, और डे टू डे लाइफ का एग्जांपल बताओ ना आप। देखा है आप लोग, सब लोग यूज करते होंगे मेरे ख्याल से। अरे यार, क्या आप लोगों के घर में विंडोज है? क्या सर उस कार विंडो में, टायर्स। Yes, sir. हाँ वो आ गया ना, कार टायर्स आ गया। आपके घर के विंडोज में वो स्लाइडर डोर होता है ना, स्लाइडर, उसके नीचे क्या बॉल बेरिंग्स होते हैं क्या नहीं, हाँ या ना? Yes, sir. उसमें कौन सा फ्रिक्शन है? रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है। Yes. चलिए फिर दूसरा, ये काइनेटिक या डायनामिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स का एग्जांपल कोई बता सकता है? देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। ये सरफेस, ऑब्वियसली रफ सरफेस, और इसके ऊपर ये ब्लॉक ऑफ मास है, बराबर। अब ये अप्लाइड फोर्स ब्लैक कलर का, ये अप्लाइड फोर्स ब्लैक कलर का। तो अप्लाइड फोर्स से मोशन होगा राइट साइड पर, तो फ्रिक्शन फोर्स का सिंबल होता है स्टाइल वाला एफ। तो अप्लाइड फोर्स से मोशन होगा राइट साइड पर, तो फ्रिक्शन फोर्स मोशन को अपोज करेगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स जाएगा लेफ्ट साइड पर। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। बोलो हाँ या ना? यस यस सर। सर। Yes, sir. अब आप सपोज कीजिए, अब आप कि ये ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है ना, उसका वैल्यू 10 न्यूटन है। कितना? 10 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स कितना है ब्लॉक और सरफेस के बीच में? 10 न्यूटन का, बराबर। अब अप्लाइड फोर्स मान लीजिए मैं दे रहा हूं 5 न्यूटन का, 5, तो क्या ब्लॉक मूव करेगा, हाँ या ना? ब्लॉक को मूव करने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए, और मैं 5 न्यूटन अप्लाइड कर रहा हूं, मतलब ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन का है, 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स है, और मैं 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड करता हूं, तो क्या ब्लॉक मूव करेगा, नहीं। हाँ या ना? नो सर। No. नो, सिर्फ दो लोगों के आंसर। चलिए ठीक है, 6 न्यूटन का मैंने फोर्स अब अप्लाई किया, और फ्रिक्शन फोर्स था 10 न्यूटन का, तो क्या अब ब्लॉक मूव करेगा? No. चलिए 7 न्यूटन में कर देता हूँ, 7 न्यूटन, तो अब करेगा? No, sir. नहीं, अभी भी नहीं। 8 न्यूटन करते हैं तो? No. No, अच्छा, sir. तो 9 न्यूटन कर देता हूं तो? No, No. sir. ठीक है, 10 न्यूटन कर देता हूं तो? यस सर। No, sir. करेगा ना? यस सर। और 10.1 न्यूटन करता हूं तो? यस सर, करेगा। Yes, sir. तो डेफिनेटली करेगा यार। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने आपको क्यों बताया कि मान लीजिए अगर ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स जो है वो 10 न्यूटन का अगर फ्रिक्शन फोर्स है, तो मैं जब फोर्स, ऐसा नहीं कि मैंने फोर्स अप्लाइड नहीं किया इस केस में, फोर्स तो मैं हर बार कर रहा था, 5 न्यूटन, 6, 7, 8, 9, 10 अप्लाई किया मैंने किया, तो ब्लॉक मूव नहीं हो रहा था।
दैट मीन्स मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा था वो फ्रिक्शन फोर्स से कम था, इसलिए ब्लॉक मूव नहीं हो रहा था। तो उस सिचुएशन में जो ये फ्रिक्शन फोर्स होगा ना, उससे कहेंगे एफ एस। एफ एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, एंड स्टैटिक मतलब के रेस्ट। स्टैटिक मतलब के रेस्ट, ठीक है। और जैसे मैंने अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन कर दिया तो क्या हो गया, ब्लॉक मोशन में आ गया। और जैसे ही ब्लॉक मोशन में आएगा ना, तब ये स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम बदल के हो जाएगा एफ के। एफ के का मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आया सबको कि जब तक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू, यानी अप्लाइड फोर्स का, सॉरी, अप्लाइड फोर्स का वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स से कम है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और जैसे ही अप्लाइड फोर्स का वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से, यानी फ्रिक्शन फोर्स से बढ़ गया कि इक्वल हो गया, तो ब्लॉक मोशन में आ जाएगा, और मोशन में आ गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आप सपोज कर लीजिए वो चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड में वो स्लाइडिंग होता है, स्लाइडर, यानी लसर पट्टी कहते हैं उसको, लसर पट्टी। वहां पर एक चाइल्ड ऊपर जाके बैठा है स्लाइडिंग पोजीशन, वो स्लिप नहीं हो रहा है नीचे, क्योंकि उसका जो क्लॉथ का मटेरियल है ना, वो स्लाइडिंग के लिए प्रिफरेबल नहीं है। इसलिए आप वाटर पार्क जाइए ना कभी, तो वाटर पार्क पर सारे राइड्स को एंजॉय करने के लिए आपको एक अलग मटेरियल का क्लॉथ पहनना पड़ता है, पता है? सिंथेटिक। सिंथेटिक, नायलॉन, जो भी होगा, आई डोंट नो, जो पर रिक्वायरमेंट होता है, पता है आपको। अगर आप नहीं लेके जाते हो तो वहां पर अवेलेबिलिटी होती है कि आप शॉर्ट्स वगैरह ये सब कुछ है वहां के पर रेंट पर लेकर आप या परचेस करके आप सारे राइड्स एंजॉय कर सकते हो। यस और नो? यस। तो वही मटेरियल पहन के क्यों आप राइड एंजॉय कर सकते हो? क्यों कोई बोलेगा, "हाँ, मैं तो प्योर कॉटन के जीन्स पहना है, इससे महंगा वाला जीन्स पहना है मैंने, मैं राइड एंजॉय कर ही पाऊंगा ना, मैं नहीं बदलूंगा"। तो रे भाई तू, ऐसे क्लॉथ्स क्या हो जाएंगे, जब वेट हो जाएंगे ना तो वो स्लाइड जो भी होगा वो उस पर स्टिक हो जाएगा, यानी आप राइड फिर आगे एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको वो पर्टिकुलर नायलॉन है कि सिंथेटिक जो भी है, वो मटेरियल्स आपको प्रेफर करते हैं वो लोग। अब मैंने आपको ये बताया कि चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड में एक वो जो लसर पट्टी है उसके ऊपर एक चाइल्ड बैठा हुआ है, लेकिन वो अभी तक स्लाइड नहीं हो रहा। वो इंक्लाइंड स्लाइडर पर है लेकिन स्लाइड नहीं हो रहा। दैट मीन्स वो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और जैसे वो स्लाइड होना शुरू हो गया, वो कौन सा फोर्स कहलाएगा, वो कौन सा फ्रिक्शन कहलाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। Kinetic. Kinetic friction. So now all of you understood these three types of friction. What is static friction, what is kinetic friction, and what is rolling friction? Please let me know. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. प्लेटफॉर्म पर कोई एक पैसेंजर है, प्लेटफॉर्म पर कोई एक पैसेंजर है, उसका लगेज प्लेटफॉर्म पर रेस्ट पर खड़ा है, रेस्ट पर है, बर हैवी है, बहुत ही हैवी लगेज है। पता नहीं भाई साहब क्या उस पर भर के लाए, बहुत ही हैवी लगेज है। पर एक छोटा बच्चा आता है, उसको पुल करने की कोशिश करेगा, उसको पुल करने की कोशिश करेगा। और प्लेटफॉर्म का सरफेस रफ होता है, स्मूथ नहीं होता, बराबर। और वो छोटा सा बच्चा आके उसको पुश करेगा, क्या वो लगेज पुश होगा? नो सर। No, sir. तो कौन सा फ्रिक्शन कहलाएगा वहां पर? Static. स्टैटिक फ्रिक्शन। पर फिर उसको ढूंढते ढूंढते उसका कोई पेरेंट आ गया वहां पर, तो पेरेंट कहता है तू रहने दे, मैं पुल कर लेता हूँ, तो उसको पुल के पुश किया, तो ब्लॉक मूव, यानी वो लगेज मूव हो गया। कौन सा फोर्स, कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स? काइनेटिक फ्रिक्शन। Kinetic. काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन फिर उसकी वाइफ आ जाती है, बोलती ये क्या कर रहे हो आप? बोला लगेज को पुल या पुश करो। पर क्यों ऐसा करो, उसमें व्हील्स है ना नीचे, अब थोड़ा सा लगेज को इंक्लाइन पोजीशन पर पुल कीजिए तो इजीली मूव हो जाएगा। तो बोला, हस्बैंड बोलता है थैंक यू, तू नहीं होती तो मेरा क्या होता। तो ठीक है, चलिए अभी बातें बातें मत करो, लगेज को पुल करो, फटाफट ट्रेन पकड़नी है, ऐसा। तो वो भाई साहब थोड़ा सा टिल करके वो बैक का नीचे जो व्हील्स होते हैं, व्हील्स पर उसको लेके जाता है। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स?
Rolling. रोटेशनल। तो ये दूसरा एक एग्जांपल के अंदर तीनों मैंने टाइप के फ्रिक्शन आपको समझा दिए, समझ में आया सबको? Yes, Yes. sir. बराबर। अब दूसरी एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो समझनी है। मैंने आपको जो एग्जांपल बताया कि 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड था और मैं अप्लाइड फोर्स पहले दिया 5, 6, 7, 8, 9, बराबर 9.9 तक में भी गया। 10 न्यूटन पर जब मैं अब 9.9 न्यूटन यानी क्या, अब वो एक वर्ष पर है मोशन शुरू होने के लिए। हाँ, 10 न्यूटन का फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, तो 10 न्यूटन के फ्रिक्शन फोर्स के बाद जो भी वैल्यू मैं दूंगा वो मोशन में आने वाला ही है। कि 10 न्यूटन भी मैं दे दूं तो भी वो मोशन में आएगा, और 9.9 न्यूटन में अब अगर फोर्स अप्लाई करूंगा तो वो मोशन में आएगा तो नहीं। लेकिन जैसे मैंने 10 दे दिया वो मोशन में आ गया। यानी 10 जो है ना वो एक लिमिट है। किसका लिमिट? ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए का लिमिट। यानी 10 न्यूटन से कम फोर्स नहीं चलेगा, 10 या 10 से ज्यादा फोर्स ही चलेगा। सो 10 न्यूटन के फोर्स को हम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी कह सकते हैं या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स भी कह सकते हैं। मतलब इसके बाद मोशन हो जाएगा शुरू। 10 या 10 से ज्यादा मैंने फोर्स अप्लाई किया तो मोशन हो जाएगा शुरू, बराबर। तो इसलिए एफएस की जगह पर जब भी एफएक्स मैक्स वर्ड यूज किया जाएगा तो आपको समझ जाना है कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू होगा। इसके वैल्यू और इसके ज्यादा वैल्यू से आगे जब बॉडी को फोर्स एक्सर्ट करेंगे, फोर्स हम अप्लाई करेंगे, वो मोशन में आएगा ही आएगा, बराबर है। तो यस देवम भाई, यू कैन कंटिन्यू फर्दर नाउ। सर कहाँ से रीड कर? जहां से आपने छोड़ा था, ईयर से रीड करो। Yes, sir. Here Fs max is greater than Fk greater than Fr. Limiting मच friction. मच ग्रेटर देन एफआर बोलना है उसको, मच मच ग्रेटर देन एफआर। अब ये मुझे समझाना है आपको, ये मुझे समझाना है आपको। देखिए, एक कार में मान लीजिए 4 फ्रेंड्स कार में घूमने जा रहे हैं, ठीक है। तो बारिश का सीजन था, कार पूरी 1-2 दिन पूरे कार में, ये पूरे बारिश के सीजन में बाहर बारिश के नीचे वो कार रही थी। तो क्या होगा, जब पहली बार 4-5 दिन के बाद वो जब जिसका कार था वो स्टार्ट करने आएगा तो इंजन ठंडा हो चुका होगा, या तो बैटरी ड्रेन आउट हो चुका होगा, बैटरी खत्म हो चुका होगा। तो क्या करेंगे फिर? तो भाई स्टार्टर तो दे रहे, बट बैटरी की हेल्प से इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं फिर इंजन को स्टार्ट करने के लिए, कि कार को स्टार्ट करने के लिए? बोलिए। वो भाई ने कार डाली, कार से इंजन को स्टार्ट कर रहा है लेकिन इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा। फिर इंडिकेटर में आ रहा है लो बैटरी, यानी बैटरी लो हो गया है, बैटरी ड्रेन आउट हो चुका है कार का। तो क्या करेंगे फिर अब? हैं? धक्का सर मार। बैटरी को चार्ज करते हैं। तो चार्जिंग स्टेशन नहीं है जी आर्या नजदीक में, तो फिर क्या करेंगे हम? तो जैसे देवम भाई ने बताया, क्या बताया देवम भाई? धक्का मार के आगे। हाँ, कार को थोड़ा सा धक्का मारना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कार बहुत ही हैवी होता है, उसमें भी वो छोटे बच्चे को बुलाएंगे तो वो क्या पुश कर पाएगा? नहीं। वैसे जैसे मैंने वो लगेज का एग्जांपल बताया, तो पहले जो चाइल्ड था उसको धक्का लगाया तो ट्रक मूव नहीं हुआ, तो एफएस था। लेकिन जब उसके फादर आते हैं, ट्रंक को उसके फोर्स से ज्यादा फोर्स से अप्लाई करते हैं। मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स था तो 9.9 दे रहा था तो नहीं मूव हो रहा था, लेकिन 10 दे दिया तो वो स्टैटिक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हो गया। अब समझो, एक बार गाड़ी जब मोशन में आ गई, मतलब देखो वो कार बंद थी, 2-3 फ्रेंड्स आके उसको धक्का लगाते हैं, तो धक्का जब कार रोल होना शुरू करेगा, मोशन में आना शुरू करे, उससे पहले आपको बहुत फोर्स देना पड़ता है। लेकिन जैसे ही गाड़ी रोल होना शुरू हो गया तो फिर उसके बाद जो आप फोर्स अप्लाई करोगे वो ज्यादा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, कि कम हो जाएगा? इक्वल।
बे कम कर देगा तो भी गाड़ी तो चलने शुरू हो ही जाएगी, फिर इक्वल देगा वो अलग सी बात है, लेकिन जब वो एक बार मोशन में आ गया तो तुझे अप्लाइड फोर्स कम कर देना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मोशन में है। कम करेगा तो भी वो मोशन में रहेगा ही। तो ये समझो कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के कंपेयर में काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कम होता है और रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू तो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। इसलिए हमारा रिलेशन ये आ जाता है कि एफ एस मैक्स is greater than fk is much greater than fr। fs max यानी अब वो एक वर्च पर है मोशन को स्टार्ट करने के लिए, यानी 10 न्यूटन वाला सिचुएशन। उसके आगे गए तो मतलब मोशन शुरू हो गया है, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के वैल्यू से कम होगा। इज दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर एफएस मैक्स देवम भाई, वो ब्लॉक को मूव करने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स रिक्वायर्ड था ना? हाँ सर। तो 0 से 9.9 का वैल्यू होगा एफएस, पर 10 यानी हो जाएगा एफएस मैक्स। समझा? यस सर। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए देन नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। Kinetic frictional force is slightly lesser than maximum value of static frictional force or limiting frictional force. Rolling friction. सर पढ़ो। Rolling frictional force is much lesser than kinetic frictional force. Static frictional force is self-adjusting force, that is, value of static frictional force adjusts itself as per the value of applied external force up to its maximum limit. देखिए, पहला पॉइंट था कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। बराबर है? तो ये रिलेशन से आपको पता चल जाएगा कि एफ के जो होता है वो एफ एस मैक्स से थोड़ा ही कम होता है, लेकिन जब एफ आर और एफ के की बात करें तो एफ आर का वैल्यू बहुत 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 कम होता है कंपेयर टू एफ के। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा, ये रीड किया है क्या देवन भाई ने, सेल्फ एडजस्टिंग वाला? यस सर। कर दिया रीड के बाकी है? कर दिया सर। हाँ, तो ये समझ में नहीं आया कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो हम समझ लेते हैं कि कोई पर्सन वो ब्लॉक को मूव करना चाहता है, पर ब्लॉक और सरफेस के बीच का फोर्स 10 न्यूटन का है, बराबर? एंड 10 या 10 से ज्यादा न्यूटन का फोर्स लगेगा तो ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अब मान लीजिए 2 न्यूटन का कोई फोर्स देगा तो फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन का उसको बैलेंस कर देगा, 3 न्यूटन का तो 3 का बैलेंस, 4 तो 4, 5 तो 5, 6 तो 6, 7 तो 7, 8 तो 8, 9 तो 9, 10 तो 10, नहीं 9.9 to 9.9। लेकिन जैसे ही 10 या 10 से ज्यादा वैल्यू हमने ले लिया तो फ्रिक्शन फोर्स तो 10 का ही रहा। मैंने अगर अप्लाइड फोर्स 15 का कर दिया तो फ्रिक्शन फोर्स तो मैक्स टू मैक्स 10 ही था। तो 5 न्यूटन के डिफरेंस के फोर्स से वो ज्यादा ब्लॉक मूव करेगा, यानी 5 न्यूटन के फोर्स से वो बॉडी जो है वो मोशन में आ जाएगा। यानी क्या समझ में आया कि 3 न्यूटन का फोर्स मैं अप्लाइड कर रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स पहले 10 न्यूटन का था, तो 7 न्यूटन का फोर्स अभी भी कम पड़ रहा है मुझे उसको मोशन में लाने के लिए, तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। यानी 3 न्यूटन का फोर्स है तो 10 में से वो 3 न्यूटन वो रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा। 4 था तो 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9, 9.9 से 9.9 तक। ये होता है सेल्फ एडजस्टिंग, ये होता है सेल्फ एडजस्टिंग, यानी फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, बट उसके लिमिट से पहले तक, लिमिट आ गया फिर वो एडजस्ट नहीं करेगा। बराबर? कोई आप बोर्ड के एग्जाम में जाइए, आपको तो मास प्रमोशन मिल गया, लेकिन मान लीजिए कि स्कूल के एग्जाम में आप गए हो और दो आपके 15-20 फ्रेंड्स है, और उसमें से एक फ्रेंड आपके पीछे एग्जैक्टली आ गया और बाय चांस उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, हाँ, तो क्या बोलेगा आपको? ए, तूने पढ़ा है क्या? अब लोग हाँ पढ़ा है ना मैंने, पूरा पढ़ लिया है पूरा, हाँ मैं पूरा नाइट पढ़ के मैं आया हूँ, तो देखना यार, बताना मेरे को, बताना, ठीक है ना?
हाँ ठीक है बता देंगे चल। तो आपने पेपर लिखना शुरू किया, पीछे से वो आपको डिस्टर्ब कर, ए बता ना पहले का आंसर क्या है, ओए बता ना दूसरे का आंसर। वो बोला लिखने तो दे मुझे, शांति तो रख, मैं बताता हूँ। 5 मिनट हुए फिर छोड़, मैं बोला कितना लिखा तूने, बोला कितना लिखा, बोला ये ले मैंने लिखा है। तो एक बार आपने उसको कॉपी करवाया, फिर दूसरे दिन आया, तभी भी उसने पढ़ा, और तूने पढ़ा है ना, तो हाँ वो मैंने पढ़ा है। तो चलना बता बता, तो 5-10 मिनट पेपर स्टार्ट हुआ, फिर से उसने पूछा, फिर से आपने बताया। फिर तीसरे दिन आया, तीसरी बार भी आपने बताया, फिर बोलेगा ये हर बार मेरे में से कॉपी करता है, खुद की आइडेंटिटी क्या है, वो खुद के दम पर क्या पास होगा, हर बार मेरे में से कॉपी कर। चौथे दिन आएगा, आपको पढ़ा है ना तूने, फिर एग्जाम शुरू 10-15 मिनट बोलेगा, ए बता ना। तो आपने सीधा एग्जाम में बोला सर ये पूछ रहा है कॉपी मार रहा है, मेरे में से कॉपी मार रहा है, प्लीज इसकी जगह चेंज करवा दो। तो ये होता है, आपने एक बार फोर्स दिया, 2 बार फोर्स दिया, 3 बार फोर्स दिया, 3 बार उसको कॉपी करवाया, यानी फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, एक बार एडजस्ट करेगा, 2 बार एडजस्ट करेगा, 3 बार एडजस्ट करेगा, लेकिन कब तक एडजस्ट करेगा, एक लिमिट आएगा ना उसका। और उस लिमिट के बाद फिर वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, यानी फिर वो जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या सबको? यस यस सर। सर। तो ये ग्राफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, देखो अभी हम यहाँ पर है। द ग्राफ इज फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का सिंबल थोड़ा स्टाइल वाला एफ होता है, और अप्लाइड फोर्स का सिंबल कैपिटल एफ होता है। अभी के लिए हम यहाँ पर है, देखो ये व्हाइट पॉइंटर मैंने कहाँ पर रखा, स्पॉटलाइट 0 0 पर, यानी कोई अप्लाइड फोर्स नहीं तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं। बराबर, फिर मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ाता जाता हूँ, तो फ्रिक्शन फोर्स मैंने बोला ना सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, वो भी बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, लेकिन कब तक, यहाँ तक। ये लिमिट आ गया 10 न्यूटन वाला फोर्स। अब 10 से मैं जैसे ही आगे बढ़ता हूँ ना, यानी ऑब्जेक्ट अब मोशन में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस हो जाएगा थोड़ा सा, बराबर। और रिड्यूस होके ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी अब वो मोशन में आ गया। अब जब वो मोशन में आ जाएगा, फिर कितनी भी स्पीड से आप गाड़ी चलाओ, वो या कितनी भी फोर्स से आप उस ट्रंक को, जो आपको जो लगेज है उसको आप पुश करो ग्राउंड पर, वो उतने ही फोर्स से फिर जाएगा, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहेगा। देखिए स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि अप्लाइड फोर्स। तो समझने की बात यह है कि जीरो अप्लाइड फोर्स जीरो फ्रिक्शन फोर्स, जैसे जैसे फोर्स अप्लाइड करेंगे हम बढ़ाएंगे अप्लाइड फोर्स, वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता रहेगा और मैक्सिमम वैल्यू पर आ जाएगा। और ये मैक्सिमम वैल्यू होता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। उसके बाद फोर्स रिड्यूस हो जाएगा अगर मोशन में आता है तो, और फिर जो भी रिड्यूस होगा वैल्यू होगा वो वैल्यू फिर कांस्टेंट रहेगा फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। Is this graph is clear to all of you? Please let me know. Most important graph. समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. यस यस सर। सर। So that completes first page. बराबर, अब दूसरा पेज इक्वेशन डिराइव करना है, पर उससे पहले ये कुछ पॉइंट्स है, उसमें से जितने पॉइंट्स एक्सप्लेन हुए यार, जितने प्लेस एक्सप्लेन हो पाते उतने मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, सारे नहीं होंगे टाइम के हिसाब से, ये जितने होते उतने एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। सो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फ्रिक्शन। यस देवम भाई, पहला पॉइंट। Yes, sir. When there is no applied force F equals to 0, then there is no static friction. हाँ, अगर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, देखिए वो लगेज है प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहेगा, बट यानी आपने उसको रख दिया है, आप उसको पुश ही नहीं कर रहे हो, वो सिर्फ लगेज पड़ा है प्लेटफॉर्म पर शांति से, आप उसको पुश ही नहीं करोगे तो उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा ही नहीं, तो नो अप्लाइड फोर्स, नो फ्रिक्शन। सेकेंड पॉइंट प्लीज। As the applied force increases, static frictional force also increases, remaining equal and opposite and keeping the body at rest up to a certain limit.
हाँ, यानी वो 10 न्यूटन का फोर्स रिक्वायर था ना बॉडी को मोशन में लाने के लिए, तो मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 तक मैं उसको लेके जाता हूँ, तब तक वो बॉडी रेस्ट पर ही रहता है। और ये 9.9 यानी एक लिमिट आ गया, क्योंकि इसके बाद अपना 10 होगा तो 10 पर तो वो मोशन में आ जाएगा। तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता रहेगा, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगा। बराबर, हाँ जी। फिर static friction opposes sorry क्या है इम्पेंडिंग, impending motion. The term impending इम्पेंडिंग में ही उसका मतलब छुपा है। इम्पेंडिंग मतलब आई एम पेंडिंग, इम्पेंडिंग मतलब आई एम पेंडिंग। वो इम्पॉसिबल का कैसा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव अप्रोच के इम्पॉसिबल मतलब आई एम पॉसिबल, वैसे इम्पेंडिंग मतलब आई एम पेंडिंग, मतलब अभी वो पेंडिंग में, वो मोशन में आया नहीं है। ऑन योर मार्क गेट सेट, फिर क्या? go. गो नहीं बोलना है, लेकिन गो बोल दिया तो फिर ये काइनेटिक मोशन हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। तो ऑन योर मार्क गेट सेट ही है, बस अब वो रेडी है। अब गो बोलो तो मोशन शुरू करेगा, लेकिन गो बोलना नहीं है। यानी इम्पेंडिंग मतलब आई एम पेंडिंग, जो भी मोशन में शुरू होने वाला है पर शुरू हुआ नहीं है। ठीक है, इसे कहते हैं इम्पेंडिंग मोशन। हाँ जी। अरे यार, फिर से पेज बद पर क्या? दिस विल बी द लास्ट पॉइंट फॉर टुडे। यस देवम भाई, रीड करो। Yes sir. Limiting नहीं नहीं भाई, friction वो भाई इम्पेंडिंग वाला, वो थर्ड पॉइंट पूरा बाकी है ना अभी तो। Yes. The term impending motion means motion that will take place but does not actually take place under the applied force if friction were absent. यस, तो ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अभी तक। तीनों पॉइंट में से किसी को कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज वी वेंड अप द सेशन। यस, प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग।